नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज से आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तर श्रृंखला का एक नया दौर शुरू हो रहा है। नया दौर इसलिए क्योंकि हम अब तक जितने भी सत्र हमने आयोजित किए वे सब रचनाओं पर आधारित थे और आज से हम हिंदी साहित्य के इतिहास के सत्रों का आगाज कर रहे हैं ताकि हिंदी साहित्य की बारीकियों पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। और आज के सत्र का टॉपिक है आदिकाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ए विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक, बी विक्रम संवत 1791 से 1889 तक, और सी 1890 से 1925 और 1791 ईस्वी से 1889 ईस्वी। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसे कंठस्थ कर लेंगे कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक निर्धारित की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों को उनके आदिकाल के लिए दिए गए नामकरण के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न इसलिए बनाए गए हैं ताकि जितने भी मत हैं आदिकाल के नामकरण के विषय में उन सब को आप कंठस्थ कर सके। खासतौर पर इस तरह के प्रश्न जो कूट वाले हैं वो इसी तरह से तैयार किए गए हैं क्योंकि कभी भी किसी भी तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राहुल सांकृत्यायन, ई मिश्र बंधु और एफ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और यहाँ प्रारंभिक काल, वीर काल, वीर गाथा काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल और आदिकाल नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम प्रस्तावित किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को नाम दिया है बीज वपन काल। आज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा है आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने इसे कहा है सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने इसे कहा है प्रारंभिक काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कहा है वीर काल। तो दोस्तों, हमारे कूट के अनुसार हमारा विकल्प होना चाहिए जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी तीसरा और महावीर प्रसाद द्विवेदी चौथा और हजारी प्रसाद द्विवेदी छठा। तीसरा, चौथा और छठा विकल्प जिसमें शुरुआत में है वो देखते हैं। तीसरा, चौथा और छठा यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों को उनके इतिहास ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, जिनका इतिहास लेखन परंपरा में बहुत उल्लेखनीय नाम है, योगदान है, उन सबका यहाँ पर चर्चा की गई है। नाम है इतिहासकारों के ग्रियर्सन, गारसादतासी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और यहाँ पर ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहला नाम आता है ग्रियर्सन का। तो ग्रियर्सन के इतिहास का नाम है दोस्तों द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये आप बिल्कुल नाम कंठस्थ कर लेंगे। अंग्रेजी में है चाहे फ्रांसीसी में है, नाम आपको इन इतिहास ग्रंथों के कंठस्थ करने ही है, लेखकों के साथ और इनके प्रकाशन वर्ष के साथ। गारसादतासी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो हम सब बखूबी जानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त, जिस इतिहास ग्रंथ में वैज्ञानिक शब्द आता है दोस्तों, उसका संबंध सीधा सीधा गणपति चंद्रगुप्त से है। तो दूसरा विकल्प इनसे जुड़ता है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हमारे विकल्प होने चाहिए ए का तीसरा, बी का दूसरा, तीसरा पहला और पांचवा। तीसरा, पहला, पांचवा जिस विकल्प में पहले आए वही हमारा विकल्प होना चाहिए, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न,
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया और उसके नामकरण की कोशिश की। भले ही उसकी प्रासंगिकता उतनी उचित नहीं हो पाई हो, लेकिन प्रथम प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया और जो सर्वमान्य नामकरण और काल विभाजन का प्रयास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ये आप सभी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही विकल्प है। इनमें वो सारे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, तो काल क्रम के अनुसार आपको पता होना चाहिए किस ग्रंथ का प्रकाशन पहले हुआ और किस ग्रंथ का बाद में हुआ। तो वो एक क्रम इन महत्वपूर्ण ग्रंथों का आपको याद होना चाहिए। यानी मैंने अभी आपसे कहा कि न केवल इतिहास ग्रंथों के नाम कंठस्थ करने हैं, आपको उनके लेखक भी कंठस्थ करने हैं और उनका प्रकाशन वर्ष भी कंठस्थ करना है। तो मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। दूसरा विकल्प है शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। तीसरा विकल्प है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यहां पर रह गया है, ये शायद आगे यहां आ गया है। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डी विकल्प है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो दोस्तों इन सभी विकल्पों में सबसे सही जो विकल्प है, जो क्रम है काल क्रम के अनुसार, वो है बी। यानी सबसे पहले प्रकाशित हुआ इन ग्रंथों में शिव सिंह सरोज, फिर उसके बाद प्रकाशन वर्ष आता है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, फिर मिश्र बंधु विनोद, फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और फिर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ आता है। अब इनके प्रकाशन वर्ष को भी एक बार देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष माना गया है 1883 ईस्वी। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ 1934 में और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जिसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उसका प्रकाशन हुआ 1938 में और हिंदी साहित्य की भूमिका जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये प्रकाशित हुआ 1940 में। तो क्रमानुसार ये बिल्कुल सही क्रम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आदिकाल में किस प्रकार का काव्य लिखा जा रहा था? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन करने वाला काव्य, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना का काव्य या उपर्युक्त में से किसी का नहीं? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आदिकाल में वैसे तो बहुत सारा तरह तरह का साहित्य लिखा गया, लेकिन जो प्रधानता थी जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को, इस कालावधि को वीरगाथा काल नाम दिया, वो प्रवृत्ति है जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने वाला काव्य। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब जो अन्य विकल्प है, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य भक्ति काल में लिखा गया ज्यादा, निर्गुण की उपासना का काव्य थोड़ा बहुत है क्योंकि नाथ और सिद्धों ने भी निर्गुण की उपासना की बात की, लेकिन उसकी उतनी प्रबलता नहीं है और ये विकल्प तो वैसे ही निरस्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चले, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? ए 1050 से 1375, बी 700 से 1100 ईस्वी, सी 1000 से 1400 ईस्वी या डी 800 से 1200 ईस्वी? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है 1000 से 1400 ईस्वी के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने के पीछे मुख्य कारण क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ए विकल्प है राष्ट्रीय चेतना की प्रबलता, बी है वीर रसात्मक साहित्यिक कृतियों की प्रधानता, सी है वीर नायकों की ऐतिहासिक स्थिति का योग और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर ये जो पहला विकल्प है दोस्तों,
राष्ट्रीय चेतना की प्रबलता। आपको ये ध्यान रखना है इस तरह इस विकल्प को देखते हुए कि इस समय जो राष्ट्रीय भावना थी उसका आधार, उसकी अवधारणा के मूल में अखंड भारत की अवधारणा विद्यमान नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग राज्यों में हमारा देश विभाजित था और हर राज्य का नागरिक पूरे राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य के लिए ही प्रतिबद्ध था। तो जो राष्ट्रीय भावना है वो यहाँ संकुचित रूप में दिखाई देती है, यानी संकुचित राष्ट्रीयता की भावना आदिकाल की प्रमुख विशेषता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस समय की एक और खास बात है राजनीतिक स्थिति की, ये जितने भी राज्य थे वे अपने अपने विस्तार के लिए आपस में संघर्ष भी करते रहते थे। तो यदि राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय स्तर पर होती, यानी अखंड भारत की अवधारणा के आधार पर होती, तो आपस में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसमें हिंदी और उर्दू के 70 कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में यानी फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों ए विकल्प पूरी तरह सही है कि गारसादा तासी ने जो ग्रंथ लिखा इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तानी, उसका जो पहला भाग था वो 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। बिल्कुल सही कथन है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, क्योंकि ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया। ये कथन यहाँ बिल्कुल गलत है, यानी असंगत कथन है बी। तो फिर किसने किया अनुवाद? अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। इसमें हिंदी और उर्दू के 70 कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण दिया गया है। बिल्कुल सही है। यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति के विषय में कौन सा कथन सही है? सही कथन हमको पता लगाना है। ए विकल्प, आदिकाल में धार्मिक क्षेत्र में असंगठन, बिखराव और मतभेद व्याप्त थे। दूसरा, शंकर की अद्वैतवादी व्याख्याओं और अप्पय दीक्षित के वैष्णववाद के प्रतिपादन ने बौद्ध धर्म को पतन के गर्त में धकेल दिया था। तीसरा है, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान जैसी शाखाएं उदित होकर आंतरिक बिखराव और विरोध को बढ़ावा दे रही थी। और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आदिकालीन साहित्य जिस दौर में, जिस युग में लिखा गया, उसकी जो धार्मिक परिस्थितियां थी उनके संबंध में ये तीनों कथन पूर्णतः सही हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, ये प्रश्न उठेगा कि हम धार्मिक और साहित्यिक और सांस्कृतिक इन सारी राजनीतिक इन सारी परिस्थितियों के विषय में जानकारी क्यों लें? हमें तो साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो दोस्तों साहित्य क्योंकि जन समूह की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यानी जैसे जिस युग में साहित्य लिखा जा रहा है उस युग में जैसी राजनीति होगी, जैसा धर्म होगा, जैसा साहित्य होगा, जैसा समाज होगा, जैसी मनोवृत्ति होगी, उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब साहित्य में नजर आता है। इसलिए जब हम ये जान लेंगे कि धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था, तब हम निश्चित रूप से उस साहित्य के मर्म को समझ पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इस तरह के प्रश्नों को ध्यान में रखना। भले ही इस पर प्रश्न न पूछा जाए परीक्षा में, लेकिन न जाने कब ये विषय वस्तु, ये मूल तथ्य आपके किस प्रश्न का उत्तर देने में काम में आ जाए, ये हम नहीं जानते। तो ये जो बात है, धार्मिक क्षेत्र में असंगठन था, बिखराव था, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय उत्पन्न हो गए थे, बहुत सारे धार्मिक मत सामने आ गए थे। फिर शंकर की अद्वैतवादी व्याख्याएं और अप्पय दीक्षित के वैष्णववाद के प्रतिपादन ने बौद्ध धर्म को पतन के गर्त में धकेल दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप ध्यान में रखेंगे कि 1050 से सर्वमान्य मत के अनुसार 1375 के बीच का समय है किसका? आदिकाल का। और यहां बात की जा रही है बौद्ध धर्म को पतन के गर्त में धकेल दिया था। बौद्ध धर्म के विकास का समय है 6ठी शताब्दी
ईसा पूर्व। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो इतने लंबे समय तक यानी मध्यकाल के प्रारंभ से पहले तक, यानी सम्राट हर्षवर्धन जिसको हम अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर देख सकते हैं, तो वो भी बौद्ध धर्म के विकास के लिए काम करता है। उस समय तक यानी 8वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पर है। लेकिन धीरे धीरे जब हिंदू धर्म में अद्वैतवादी व्याख्याएं और अप्पय दीक्षित का वैष्णववादी मत का प्रतिपादन होता है, तो बौद्ध धर्म पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसके पतन का पथ प्रशस्त होता है। तो न केवल इनकी वजह से, बल्कि जो उनके आंतरिक बिखराव आ रहे थे, अनेक प्रकार की हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान जैसी शाखाओं में जो विभाजित हो रहा था बौद्ध धर्म, वो भी उसके पतन का एक कारण था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। हीनयान और महायान जैसी शाखाएं उदित होकर आंतरिक बिखराव और विरोध को बढ़ावा दे रही थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, आदिकाल की सामाजिक स्थिति के विषय में असंगत विकल्प छांटिए। समाज में जाति पाति, पारस्परिक द्वेष, बिखराव और भटकन व्याप्त थी। नारियों का गौरव समाप्त हो गया था, वे मात्र विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वे नित्य धर्म कर्म में लीन रहते थे और सामाजिक जीवन में कहीं कोई आदर्श शेष नहीं था। तो दोस्तों जो असंगत विकल्प है वो है सी। आपको ध्यान रखना है इन विकल्पों का में से सही असंगत चयन करते समय विकल्प आपको क्या ध्यान रखना है। 1050 से 1375 यानी विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होने लगे थे, विदेशी हमारे देश में आने लगे थे। तो यानी स्वाभाविक सी बात थी कि हमारा जो सामाजिक और धार्मिक और नैतिक मूल्यों का जो ढांचा था उस पर बिखराव स्वाभाविक था। तो ऐसी स्थिति में यह कथन समाज में जाति पाति, पारस्परिक द्वेष, बिखराव और भटकन व्याप्ति बिल्कुल सही है। नारी का गौरव समाप्त हो गया था। जिस नारी को हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसका वो सम्मान अब नहीं रह गया था, क्योंकि ये मध्यकाल का प्रारंभिक दौर है। वो मात्र विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व था, कब? इससे पहले के युग में, लेकिन मध्यकाल में ब्राह्मणों का वर्चस्व समाज में नहीं था। तो और वे नित्य धर्म कर्म में लीन रहते थे, ये पूरी तरह से असंगत बात है। सामाजिक जीवन में कहीं कोई आदर्श शेष नहीं था, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, आदिकाल में भारतीय संस्कृति किस रूप में विद्यमान थी? अपने परंपरागत, उज्जवल और आदर्शवादी रूप में, धर्मानुमोदित रूप में, नैतिक मूल्यों की संवर्धक के रूप में, संवर्धक यानी वृद्धि करने के रूप में, परंपरागत गौरव से रहित तथा मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से युक्त के रूप में। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आदिकाल जो कि मध्यकाल का प्रारंभिक दौर है, वहां भारतीय संस्कृति अपने मूल आदर्शवादी नैतिक मूल्यों के समर्थक मूल्यों के संस्कृति के रूप में नहीं सामने आती, बल्कि परंपरागत गौरव को छोड़ चुकी है। उसका परंपरागत गौरव समाप्त हो गया है और मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव वहां स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो इस रूप में आदिकाल में भारतीय संस्कृति विद्यमान है। और ये स्थिति आधुनिक काल तक आते आते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती जैसी कृतियां लिखनी पड़ी दोस्तों, जिसमें उन्होंने भारत की स्वर्णिम संस्कृति, स्वर्णिम अतीत का गौरवगान किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, आदिकाल में कौन सी साहित्यिक धारा विद्यमान थी? नीति मूलक ग्रंथ सृजन, वीरगाथा काव्य सृजन, धार्मिक साहित्य सृजन, बी और सी दोनों। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने एक पिछले प्रश्न में पढ़ा कि किसी भी तरह के आदर्श विद्यमान नहीं रह गए। तो ऐसी स्थिति में जब समाज में आदर्श ही नहीं है तो नीति मूलक ग्रंथों का सृजन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वीरगाथा काव्य लिखे गए, चरित काव्य लिखे गए, धार्मिक साहित्य लिखा गया, सिद्ध, नाथ, जैन आदि का जो साहित्य है वो धार्मिक साहित्य है, और जितना भी चारण साहित्य है, रासो ग्रंथ है, वो सब वीरगाथा काव्य है। तो बी और सी दोनों, ये डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हम्मीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना, या कोई उद्देश्य नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरियां हैं
वो भले ही मनोरंजक है, ऊपर से सुनने में मनोरंजक है, लेकिन भीतर से अपने मर्म में वो लोक व्यवहार की शिक्षा प्रदान करती हैं। तो उनका उद्देश्य था मनोरंजन के माध्यम से समाज को लोक व्यवहार की शिक्षा देना, क्योंकि मनोरंजन एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, एक आम से आम आदमी भी उसके मर्म को समझ सकता है, उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, या युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो दोस्तों, जितने भी वीरगाथा काव्य लिखे गए यानी रासो ग्रंथ लिखे गए, उनमें अपने अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण, उनके पराक्रम का, उनकी वीरता का, उनके युद्धों का अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया गया, यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। ये सत्य है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण हुआ वीरगाथा काव्यों में, यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं कहीं अपने आश्रयदाताओं की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर कहने के फेर में पड़कर इन कवियों ने इतिहास की मनमानी तोड़ मरोड़ भी की, और यही कारण है कि इतिहास और कल्पना का मिश्रण हमें इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। लेकिन कृष्ण लीला का प्रतिपादन इन ग्रंथों में कहीं भी नहीं है। युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन यानी जीवंत वर्णन भी हमको इन ग्रंथों में मिलता है, यानी किस विषय का वर्णन नहीं है? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन ग्रंथों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल और पिंगल। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग रासो ग्रंथों में किया गया। जहां पर ओज और पराक्रम और वीरता का वर्णन है वहां डिंगल भाषा है, और जहां कोमल, श्रृंगार आदि का वर्णन है भावों का, वहां पिंगल भाषा का प्रयोग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो दोस्तों, लोक साहित्य कौन सा साहित्य होता है? जो लोक के बीच विकसित होता है, यानी शास्त्र सम्मत वो नहीं होता, उसमें शास्त्रीयता नहीं होती। ये बात बिल्कुल गलत है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शास्त्र सम्मत, शास्त्रों पर आधारित लोक साहित्य नहीं होता। ये मौखिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तक ये हस्तांतरित होता है बातचीत के जरिए। ये परंपरा में प्रचलित रहता है और ये सहज और स्वाभाविक होता है। तीनों विशेषताएं लोक साहित्य में मिलती हैं, लेकिन पहली विशेषता इसमें नहीं मिलती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, स्वयंभूकृत पौंचर्यू की कथा किससे संबद्ध है? कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा या शक्ति कथा? तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम के चरित्र का वर्णन किया गया है पौंचर्यू में। पौंचर्यू अपभ्रंश का शब्द है, जिसका शुद्ध अगर हम तत्सम रूप ढूंढे तो पद्म चरित्र उतर कर आता है, सामने उभर कर आता है हमारे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि पौंचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। दूसरी बात, इसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है? राम की कथा से संबंधित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण, कवियों और उनकी रचनाओं के आधार पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण की प्रस्तुति, साहित्य में उपलब्ध विशिष्ट प्रवृत्तियों का परिचयात्मक विवरण, हिंदी साहित्य के कालखंडों का अवैज्ञानिक वर्गीकरण। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह कथन ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के विषय में असंगत है, क्योंकि वर्ण क्रमानुसार विवरण दिया गया है गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में। तो यह कथन असंगत है। कवियों और उनकी रचनाओं के आधार पर उन्होंने अपने समीक्षात्मक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया है। साहित्य में जो खास और गौण, कम महत्वपूर्ण या ज्यादा महत्वपूर्ण जो भी प्रवृत्तियां उन्हें दिखाई दी, उसका भी उन्होंने परिचय दिया है, और कालखंडों का एक वर्गीकरण भी किया है, जिसे हमारे यहां स्वीकार नहीं किया गया, जिसे अवैज्ञानिक माना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न,
आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव, विद्यापति, जायसी या जगनिक? बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्यापति आदिकाल के अवसान और भक्तिकाल के प्रारंभ के संधि काल के कवि हैं दोस्तों, और इसलिए इनको आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, पुष्यदंत या जगनिक? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्यापति को आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। जयदेव संस्कृत के एक बहुत महान कवि हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने गीत गोविंद नामक कृति लिखी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक कृति है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का लयात्मकता से साथ चित्रण किया गया है। और विद्यापति के काव्य में भी राधा और कृष्ण के का चित्रण है, इसलिए इन्हें अभिनव जयदेव की संज्ञा दी गई है। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहां रचनाओं के नाम है और यहां रचयिताओं के नाम है। खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। और रचनाकारों के नामों में है चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान, दलपत विजय, नरपति नाल और जगनिक। तो दोस्तों खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपत विजय, परमाल रासो के हैं जगनिक, बीसल देव रासो के हैं नरपति नाल और पृथ्वीराज रासो के आप सभी जानते हैं चंद्रबरदाई हैं। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है, जिसका जिक्र यहां है ही नहीं। तो हमारे विकल्प होने चाहिए, खुमान रासो की रचना है दलपत विजय यानी पहले का तीसरा, परमाल रासो पांचवा, तीसरा पांचवा और चौथा पहला। तीसरा, पांचवा, चौथा और पहला। तो तीसरा, पांचवा, चौथा और पहला ए विकल्प में ये कूट दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वयंभू को अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, जैसे अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति को, उसी तरह से स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि पहले भारतीय साहित्य के महाकवि हैं, जिन्होंने रामायण संस्कृत भाषा में सबसे पहले रामायण महाकाव्य की रचना की। तो जो स्थान भारतीय साहित्य में, संपूर्ण भाषाओं के साहित्य में वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का है, वही स्थान अपभ्रंश के महाकवियों में स्वयंभू का है। इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और ये पहले महाकवि अपभ्रंश के माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, गोरखवाणी के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीतांबर दत्त बड़थवाल? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोरखवाणी का संपादन पीतांबर दत्त बड़थवाल के द्वारा किया गया। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन, मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश या मनोरंजन परक रचना? तो दोस्तों प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है खालिक बारी पर। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि खालिक बारी किसकी रचना है, यानी अमीर खुसरो की रचना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये न पहेलियों का संकलन है, न मुकरियों का है, न ये मनोरंजन प्रधान रचना है, बल्कि ये फारसी हिंदी शब्दकोश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर बच्चन सिंह वो विद्वान हैं जो विद्यापति को जातीय कवि कहकर के संबोधित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? पहला, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचित ग्रंथ। 900 वर्ष के इतिहास का 4 कालखंडों
वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के रूप में वर्गीकरण। सी, प्रत्येक कालखंड के साहित्य में उपलब्ध विशिष्ट एवं गौण प्रवृत्तियों का विवेचन। और डी, प्रत्येक कालखंड की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के वर्णन का अभाव। तो दोस्तों, इतिहास ग्रंथों के संबंध में हमें क्या ढूंढना है? असंगत कथन ढूंढना है। तो पहला जो कथन है दोस्तों, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचित ग्रंथ, ये पूरी तरह सही है। नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ का संपादन हुआ था और उसकी भूमिका लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और उस भूमिका में उन्होंने अपना हिंदी साहित्य पर एक विशाल लेख लिखा था जो पूरी तरह से मौलिक था, और कालांतर में इसी को परिवर्तित कर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की। यानी अपने मूल रूप में शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात, इस ग्रंथ में 900 वर्ष का इतिहास है, ये कथन सही है। और इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक कालखंड के साहित्य में उपलब्ध विशिष्ट और गौण प्रवृत्तियों का विवेचन है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये कथन दोस्तों असंगत है कि इस ग्रंथ में जिस समय के साहित्य का वर्णन किया जा रहा है उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के वर्णन का अभाव है। बल्कि शुक्ल जी ने जिस आदिकाल की चर्चा करते समय उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन किया है, इसी तरह से भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल में भी ये स्थितियां दिखाई देती हैं। तो ये कथन पूरी तरह से असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या व्याकरण। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक जो ग्रंथ है वो एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार का नाम है दामोदर पंडित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान नहीं है, यानी इनमें से कौन विद्वान ऐसे हैं जो विद्यापति को भक्त कवि नहीं मानते? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी, श्याम सुंदर दास, सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी, ब्रजनंदन सहाय। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को एक भक्त कवि नहीं मानते बल्कि एक श्रृंगारी कवि मानते हैं। शेष तीनों विद्वान, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ब्रजनंदन सहाय, ये तीनों के तीनों विद्वान उन्हें एक भक्त कवि का दर्जा देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद या ज्ञानेश्वरी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना गया है और इसके रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यानी कबीर ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया उससे भी ज्यादा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने अपने काव्य में किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, संदेशरऊ सबित्थरऊ पैमई कहनु न जाए, जो कालांगुली मुंदड़ऊ सो बाहणी समाए। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं विमल सूरी, अद्दहमाण, हेमचंद्र या दामोदर भट्ट। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ये अपभ्रंश में रचित पंक्तियां हैं। दूसरी बात, ये अद्दहमाण जिसे अब्दुल रहमान नाम से हम जानते हैं, उनके काव्य संदेश रासक की पंक्तियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या कीर्ति लता।
ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्विवेदी जी का मानना है कि हम्मीर काव्य में 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, जो उस समय के जो शहर थे, उस समय की जो सेनाएं थी, सिपाही किस प्रकार के थे, किस तरह की लड़ाइयां यानी युद्ध होते थे, उन सब का जीवंत चित्रण हम्मीर काव्य में मिलता है। ऐसा मानना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहने वाले विद्वान हैं। ए नामवर सिंह, बी बच्चन सिंह, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहकर संबोधित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, विद्यापति की किस कृति को भ्रंग भृंगी संवाद कहा जाता है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या दान वाक्यावली। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनकी कृति कीर्तिलता को भ्रंग भृंगी संवाद कह करके पुकारा गया है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित मतों के अनुसार निम्न कवियों को उनके प्रथम कवि मानने वाले विद्वान के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कौन से विद्वान किन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अक्सर इस तरह के प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, अलग अलग मतों के संदर्भ में पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये इस तरह का प्रश्न बनाया गया है ताकि आप सभी के मतों को कंठस्थ कर सकें। तो यहाँ कवियों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पहला कवि कौन मानते हैं उनको, उनके नाम दिए गए हैं। तो पुष्यदंत या जिसको पुंड भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर दोनों नाम लिख दिए गए हैं। बी है शालिभद्र सूरी, सी है स्वयंभू, डी है सरहपाद, ई है अब्दुल रहमान और एफ है चंद्रवरदाई। और यहाँ पर मानने वाले जो कवि हैं, विद्वान हैं, उनका नाम है गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सैगर, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए अब जांच करते हैं कि किस विद्वान ने किसे पहला कवि माना है। तो पुष्यदंत या पुंड को पहला कवि मानने वाले हैं शिव सिंह सैगर। शालिभद्र सूरी को पहला कवि मानने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। स्वयंभू को पहला कवि मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सरहपाद को पहला कवि मानने वाले विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन। अब्दुल रहमान को पहला कवि मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्रवरदाई को पहला कवि मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार पहले ए का हुआ चौथा, बी का हुआ पहला, चौथा पहला, और सी का हुआ पांचवा और डी का हुआ दूसरा और ई का हुआ तीसरा और ये हुआ छठा। यानी चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा, तीसरा, छठा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए बनाया गया क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो ये हमारी जानकारी में होना चाहिए कि आखिर कौन से वे ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित, इतिहास से संबंधित हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचे गए हैं। तो दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी उनका ही ग्रंथ है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास उनका ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। और ये हरिऔध का ग्रंथ वो ग्रंथ है, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हरिऔध जिनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी प्रिय प्रवास जिनका पहला खड़ी बोली का हिंदी का महाकाव्य है, उनके विषय में बात हम कर रहे हैं। तो उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के इतिहास पर अनेक व्याख्यान दिए थे और 1934 में उन्हीं व्याख्यानों को संकलित कर व्यवस्थित क्रम से रखकर ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी।
दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि आज का सत्र आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आदिकाल जितनी समस्याओं और जितने विवादों का काल है कि किसी के लिए भी उसे हृदयंगम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूं, क्योंकि मैं भी हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूं और रही हूं, इतने वर्षों से चल रही हूं। तो इसलिए ये जो प्रश्न बनाए गए और उनका जो चयन किया गया वो इसी आधार पर किया गया, ताकि आदिकाल से संबंधित जितने भी विवाद हैं उन पर आपकी एक स्पष्ट दृष्टि बन सके। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।